अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हमना फैसल। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ये चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है, यानी कि या तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या तो एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट का बाहर निकलना, एक्सो मतलब निकलना, और एंडोथर्मिक हीट का एब्जॉर्ब होना, अंदर आना, एंडो का मतलब होता है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन जो बुक में गिवन है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी कि थर्मल एनर्जी भी हीट को ही कहते हैं, थर्म का मतलब हीट होता है। हीट या थर्मल एनर्जी का वो अमाउंट जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ, इवॉल्व का मतलब रिलीज होता है, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसका सिंबल डेल्टा एच होता है। जो छोटा सा ट्राइंगल एच के साथ लिखा है इसको डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है कब? जब हीट रिलीज होती है। अब इसको हम समझ लेते हैं ग्रेविटी की तरह। अर्थ की तरफ जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव ली जाती है क्योंकि वो चीज़ उसकी तरफ मूव कर रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ इसके अवे यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि समझे ये बीच में हीट बैंक है। जब हीट इससे बाहर निकल रही है यानी इससे अवे मूव कर रही है तो डेल्टा एच हम नेगेटिव लेंगे। और अगर नीचे ही देख लेते हैं कि अगर हीट बैंक के तरफ आ रही है, इसके अंदर आ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। सेम एज ग्रेविटी के जब टूवर्ड्स मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा और जब अवे मूव करेगा तो नेगेटिव होगा। यानी कि एक्सो मतलब निकलना, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्योंकि निकल रहा है, अवे जा रहा है। और एंडो मतलब अंदर आना, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट बैंक के करीब आ रहा है। एंथैल्पी का मतलब आप इस तरह समझ लें कि टोटल हीट ऑफ एनी सिस्टम। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या हीट एब्जॉर्ब है या हीट रिलीज है, ये हमें पता है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उस हीट की जो मिकदार है यानी टेम्परेचर या प्रेशर, वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है। तो इसकी तब्दीली को रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो बदलेगा तो उसकी जो आंसर होगा वो भी बदल जाएगा, साइंटिस्ट ने इस चेंज को स्टॉप करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बना लिए हैं ताकि पूरी दुनिया में रिजल्ट सेम ही आ सकें, कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट हों। वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं कि सबसे पहले टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर उन्होंने जो है कंसीडर कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि अगर केल्विन में लें तो 298 बनता है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होना चाहिए यानी 1 atm। और फिजिकल स्टेट यानी कि जिस भी चीज़ की एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। यानी कि जैसे पानी है, पानी की ओरिजिनल स्टेट लिक्विड है तो वो लिक्विड में ही मौजूद होना चाहिए। सिंपल से इसकी डेफिनेशन इस तरह समझ लेते हैं, इससे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हीट जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 atm होना चाहिए। जब ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये एक चीज़ जो एमसीक्यू में आ सकती है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है। बाकी कुछ याद इसमें से करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बेसिक चीज़ जिसका इस चैप्टर में ज़िक्र हुआ है वो समझ लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होते हैं और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? वो हीट जब कोई बॉन्ड बनता है तो रिलीज हो, उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। यानी कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज ही होती है, तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसका जो डेल्टा एच है यानी एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेक होना। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। हमें पता है कि बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर हुए हों, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन एटम्स को अवे करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और क्योंकि एनर्जी यूज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं एंथैल्पी चेंज को किसी भी केमिकल रिएक्शन में? किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज को जब हमें
कैलकुलेट करना होता है तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सम कर देते हैं रिएक्टेंट साइड पे हो, क्योंकि हो रही होती है बॉन्ड डिसोसिएशन ऑब्वियसली, और प्रोडक्ट साइड पे जो एनर्जीज रिलीज होती हैं उनका जो सम होता है उसको आपस में माइनस कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसकी हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जो कि बुक में ही गिवन है। इस क्वेश्चन में वो हमसे कहते हैं कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम द गिवन बॉन्ड एनर्जी डाटा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच यानी कि एच से एच का जो बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे दो एच हैं तो ये क्या हो गया H2 से, तो H2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो नीचे हमें दी हुई है 436 kJ पर मोल। फिर I से I यानी कि I जो I के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी I2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमें गिवन है 151 kJ पर मोल। और लास्ट में HI बॉन्ड्स यानी कि H का जो I से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 299 kJ पर मोल रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है जिस तरह ऊपर लाइन से दिए हैं उसी तरह यहाँ पर भी लाइन से दी हुई है, यानी कि पहले HH था तो ये जो पहली बॉन्ड एनर्जी है वो HH की ही है। अब सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो हमें गिवन है वो ये उन्होंने हमें दी है कि सबसे पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लें। यहाँ पर उन्होंने हमें खुद बता दिया कि H पहले H से बॉन्ड बना रहा है यानी कि H2 है, प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर I का I से बॉन्ड यानी कि I भी 2 है, बन क्या रहा है HI। अब सिंगल HI नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2 ने I2 के साथ रिएक्ट किया, यानी कि दो हाइड्रोजन है और दो आयोडीन है, तो किस तरह सिंगल HI बन सकता है? तो ये 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे हमारे प्रोडक्ट साइड पर। ये हमने बैलेंस इक्वेशन लिख ली। फिर वो हमसे सेकेंड स्ट्रेटजी कहते हैं कि शो ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स इन द गैसियस स्टेट। जब उन्होंने हमसे कहा कि गैसियस स्टेट में, तो नीचे ये छोटा सा G दिख रहा है, वो होता है, और गैसियस स्टेट में वैसे भी हाइड्रोजन H2 की ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उन्होंने कहा सब्सटीट्यूट द रेलेवेंट बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व। फॉर्मूला उन्होंने दिया है लेकिन वो हमें याद करना है, वो हमें गिवन नहीं होगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिखना है बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद, फिर हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब रिएक्टेंट साइड पे हमें कितने रिएक्टेंट्स गिवन है, दो आपस में एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी लिखेंगे हम हाइड्रोजन की H की, क्योंकि उन्होंने हमें H2 की ही बॉन्ड एनर्जी दी है। H बॉन्ड H का मतलब होता है H2, तो H2 की कितनी थी हमें उन्होंने दी 436, प्लस क्या करेंगे हम इसमें आयोडीन की, यानी कि I से जो बॉन्ड बना रहा है I2 उसकी जो एनर्जी हमें गिवन है वो है 151। इन दोनों को आपस में प्लस किया, माइनस। अब 2 को 299 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि यहाँ पर 2HI था, प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन थे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और क्वेश्चन में जो हमें गिवन है एनर्जी प्रोडक्ट साइड यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, वो सिंगल हाइड्रोजन आयोडाइड की गिवन है, वहाँ साथ 2 नहीं है, तो इसलिए हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई कराया है। अगर यहाँ पर 3HI बन रहे होते, 4HI बन रहे होते, तो हम 3 या 4 से इसे मल्टीप्लाई कराते, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर हमारे पास 598 आ गया। तो जब 587 को माइनस किया 598 में से, तो हमारे पास आंसर क्या आया -11 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट देख लेते हैं, एक्सरसाइज 8.2। इसमें वो हमसे कहते हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम द गिवन बॉन्ड एनर्जी डाटा। बॉन्ड ऑफ H यानी कि H2, F यानी कि F2 और HF यानी कि सिंगल HF है, लेकिन क्योंकि H2 है और F2 है तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं 2HF। अब HH यानी H2 की एनर्जी है 436 kJ पर मोल, F2 की एनर्जी हमें गिवन है 155 kJ पर मोल, और HF यानी सिंगल HF की जो गिवन है वो 567 kJ पर मोल है, लेकिन क्योंकि 2 बनेंगे तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि सबसे पहले हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद उन्होंने हमें दे दिया कि H पहले H से ही बॉन्ड बना हुआ है और F का F से ही बना है, यानी कि H और H का बॉन्ड अगर बना हो तो वो H2 हो जाता है। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन नीचे छोटा सा G लिखना है क्योंकि गैस फॉर्म में ही ये होंगे तीनों, और जब भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है तो वो H2 ही होता है, वो सिंगल H की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं।
और ये F2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे थे HF, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हैं और फ्लोरीन भी 2 हैं, तो 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे प्रोडक्ट साइड पे, यानी कि 2HF। अब H2 की हमें गिवन थी 436 kJ पर मोल, F2 की बॉन्ड एनर्जी 150, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 155 kJ पर मोल, और HF की एनर्जी है हमारे पास 567 kJ पर मोल। हमने सबसे पहले मेन फार्मूला जो था वो लिख लिया। अब हमने यहाँ पर लिखा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। मैंने यहाँ पे एक स्टेप करना भूल गई हूँ, उसमें आपको ऐड करना है कि B.E, उसका मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, उसके बाद प्लस B.E यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF। उसके बाद आपने ये स्टेप करना है जो मैंने किया हुआ है। H2 की जगह पर उसकी पुट कर दी बॉन्ड एनर्जी 536, और F2 की जगह पर 155 F2 की बॉन्ड एनर्जी पुट कर दी। -2 को क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बने प्रोडक्ट साइड पे HF के, और 2 को मल्टीप्लाई करा दिया हमने HF की बॉन्ड एनर्जी से। तो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड पे टोटल बॉन्ड एनर्जी थी वो कितनी हुई 591, और प्रोडक्ट साइड पे टोटल एनर्जी कितनी हुई 1134। अब जब 591 को 1134 में से माइनस किया तो हमारे पास -543 आया। यहाँ पर भी डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके बाद इस चैप्टर में 2 और टॉपिक्स गिवन है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए रिक्वायर होती है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं कि कैटलिस्ट जो हैं रिएक्शंस को की स्पीड को जल्दी कर देते हैं, लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं आता। विदाउट बीइंग यूज्ड, खुद को यूज़ कराए बगैर रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं कैटलिस्ट, यानी टाइम कम लगता है, रिएक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन उनको जो है यूज़ नहीं किया जाता इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं जो कि फास्ट करा देते हैं रिएक्शंस, इसी तरह कोई भी सब्सटेंस कैटलिस्ट के तौर पर केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जा सकता है ताकि उस केमिकल को जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए, यानी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। इसके अलावा इस चैप्टर में एक टॉपिक रेस्पिरेशन गिवन है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये पेपर में एक दफ़ा आया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, तो इसको भी थॉरली पढ़ लीजिएगा विद अ रिएक्शन एग्जांपल, जो कि बुक पेज नंबर 134 पर गिवन है।